नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आर्टिकल सीरीज में सुबह 7 बजे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उठ जाइएगा, जाग जाइएगा और हम शुरू करते हैं आज की क्लास का, यानी कि हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 4। जी हाँ, इससे पहले आपने 3 अनुच्छेद डिटेल में पढ़ लिए थे, पूरा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। आज का जो आर्टिकल नंबर 4 है उसमें 2-3 शब्द थोड़े कठिन हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और पढ़ते हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है। वैसे तो 2-3 की ही बातों को यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर किया गया है। आइए जो भी बातें हैं उनको सीखते हैं, समझते हैं। और आपकी ये आर्टिकल की सीरीज है जो हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर हम लेकर चलेंगे 395 तक। अभी हमारे 3 आर्टिकल सुबह 7 बजे अपलोड हो गए हैं। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 4 है। आर्टिकल नंबर 4 कहता क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के, पहले तो यहीं पर रुक जाएंगे। कह रहा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो भैया पहली अनुसूची का मतलब क्या है? मैंने आपको फर्स्ट में भी बताया था, फिर से बता देता हूं। अनुसूची नंबर 1 का मतलब क्या होता है? अनुसूची नंबर 1 का मतलब होता है कि संविधान के तहत जितने भी देश के राज्य हैं, हमारे देश में 28 राज्य हैं और हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनका सबका नाम, इनका सबका ब्यौरा, इनकी सबकी राजधानी, सब कुछ अनुसूची नंबर 1 में लिखा होता है। तो अनुसूची नंबर 1 इसी काम में आती है। तो ठीक है भाई, अनुसूची 1 मतलब राज्यों के नाम, प्लस चौथी अनुसूची में क्या होता है? राज्यसभा जो हमारी है, राज्यसभा की सीट, यानी कि यूपी में राज्यसभा के कितने सांसद होंगे, बिहार में, झारखंड में या फिर दिल्ली में, किसी भी जगह पर राज्यसभा के सांसदों की संख्या। तो 2 चीजें क्लियर हुई। अनुसूची 1 राज्यों का नाम, अनुसूची नंबर 4 में क्या है? हमारे राज्यसभा की सीटों के नाम, यानी कि कितनी संख्या किस राज्य में रहेगी। 2 चीजों के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। कह रहा है कि अगर अनुच्छेद नंबर 2 में, अनुच्छेद नंबर 3 में कोई चेंज करना है और अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 में यहां पर जो शब्द यूज है आनुषांगिक, पारिणामिक और अनुपूरक, इनका मतलब समझना जरूरी है। इनके लिए अगर कोई संशोधन हो रहा है, इनके लिए कोई परिवर्तन हो रहा है, तो वह किस तरह का संविधान संशोधन माना जाएगा? क्या संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में, अनुच्छेद नंबर 2 में कोई भी परिवर्तन जब हम करते हैं तो उस परिवर्तन के लिए संशोधन करना पड़ेगा? तो इस तरह की बातों को यहां पे क्लियर किया गया। आइएगा पढ़ते हैं क्या क्या है। ये सभी शब्द आपको जो है मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। कह रहा है अनुच्छेद नंबर 2, अब अनुच्छेद नंबर 2 आपको पढ़ाया था, रिवीजन करा देता हूं। अनुच्छेद नंबर 2 में है कि कोई हिस्सा जो भारत का नहीं है वो भारत में जोड़ना है, जैसे नेपाल या श्रीलंका को भारत का हिस्सा बनाना हो। अनुच्छेद नंबर 3 भारत के 28 राज्यों को घटाना बढ़ाना, उनकी संख्या, देश के भीतर नाम घटाना बढ़ाना में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, अगर 2 और 3 में कोई परिवर्तन होता है, जैसे हम नया क्षेत्र जोड़ते हैं, नेपाल जोड़ेंगे, तो अनुच्छेद 2 के तहत नेपाल जोड़ेंगे, लेकिन नेपाल भारत का हिस्सा बनेगा तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। और अगर हम यूपी से उत्तराखंड बना रहे हैं तो अनुसूची 1 में जो पहले राज्यों की संख्या अलग रही है, एक नया राज्य जोड़ना पड़ेगा, तो भी अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। और अगर उत्तराखंड बनेगा या नेपाल बनेगा तो जाहिर सी बात है राज्यसभा की सीटें भी उनको देनी पड़ेंगी, तो राज्यसभा की सीट अनुसूची नंबर 4 में, और नया राज्य जोड़ना, नाम बना के नया राज्य बनाना अनुसूची नंबर 1, यानी कि अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, किसकी वजह से? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की वजह से, ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे, यानी कि अगर ऐसा है तो उस विधि के उपबंध को प्रभावी करने के लिए, ऐसा अगर हम अनुसूची 1 और 4 में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उसे लागू करने के लिए पहला शब्द है ऐसे अनुपूरक। अनुपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिएगा एक अनुपूरक बजट भी आता है, पहले सरकार ने जो मांगा कि हमें 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, 6 महीने बाद पैसा घट गया तो दोबारा और मांग लिया, यानी कि जरूरत पड़ने पर कोई नया कानून और ज्यादा आवश्यक कानून। जैसे जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो 3-4 अधिनियम और अलग से बनाने पड़े उसके लिए, तो वो जितने अनुपूरक हैं, सप्लीमेंट्री, आनुषांगिक, उसी से जुड़े हुए हैं, जिसे एंसिलरीज या इंक्लरीज बोलते हैं, उससे रिलेटेड, उसी बात को और क्लियर करने वाले, उसी की और मदद करने वाले, जो उसी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, अलग के नहीं है, उसी कानून में कोई और संशोधन से संबंधित, तथा
पारिणामिक यानी कि उसके रिजल्ट में कोई चेंज करना है, फाइनली कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है। परिणामिक का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे, यानी कि नियम को लागू करने के बाद जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन में कोई परिवर्तन करना है वाले उपबंध भी, यानी कि अगर कोई नया कानून ऐड हो रहा है, उसी कानून में कुछ और चीजें जोड़ी जा रही हैं, उसके रिजल्ट में जो प्रभाव पड़ रहा है, जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्य का मतलब जैसे यूपी से आप उत्तराखंड बना रहे हो या बिहार में नेपाल को जोड़ रहे हो, राज्य या राज्य के संसद में और विधान मंडल या विधान मंडलों में, जैसे 2-3 राज्यों में है तो विधान मंडलों में, नहीं है तो केवल संसद में, विधान मंडलों में, संसद में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। यानी कि ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नया कानून जोड़ना है, उसमें कोई संशोधन करना, अनुसूची नंबर 1 में, अनुसूची नंबर 4 में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई परिवर्तन हो रहा है या कई राज्यों के विधानमंडल में परिवर्तन हो रहा है या संसद में सीटों में परिवर्तन हो रहा है। कुछ नया राज्य बनेगा तो संसद की सीटों में परिवर्तन होगा कि भाई अभी तक आप उत्तर प्रदेश के सांसद थे, अब आप उत्तराखंड से सांसद बन के आओगे। अगर ऐसा हो रहा है तब ये नंबर 1 हुआ, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 कह रहा है पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि, यानी कि जो आपने अनुच्छेद नंबर 4 के क्लॉज 1 में पढ़ी है, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद नंबर 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर अनुसूची नंबर 1 में, अनुसूची नंबर 4 में कोई परिवर्तन है तो वह संविधान संशोधन नहीं है, एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। यानी कि उसके लिए आपको 2/3 मत की जरूरत नहीं है, 1/2 या 50% प्लस वोटिंग से काम चल जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन का विधेयक लाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात संविधान के आर्टिकल नंबर 4 में कही गई है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं, जैसे अब तक हमने जो सीखा कि हमें अगर कोई पार्ट जो है वो भारत में जोड़ना है तो 2 के तहत जोड़ लिया, घटा बढ़ा लिया, लेकिन अगर हमें अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना हो तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर हमें भारत का हिस्सा दूसरे देश को देना हो, जैसे भारत अपना हिस्सा पाकिस्तान को देना चाहे या किसी संधि के तहत बांग्लादेश को देना चाहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ये चेक किया गया कि संविधान में क्या कोई व्यवस्था है कि हम अपना हिस्सा दूसरे देश को दे सकते हैं। तो उसके लिए एक बेरूबादी केस आया था, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि सरकार के पास जो है संविधान में कुछ ऐसा है नहीं, प्रोविजन है नहीं, और सरकार जो है अपना हिस्सा किसी को दे भी नहीं सकती है। भाई दे भी कैसे, हम अपना हिस्सा क्यों किसी को दे दें? तो इसके लिए बेरूबादी जब दिया गया तो 9th नंबर का संशोधन किया गया था, 9वें नंबर का संविधान में संशोधन करके हमने अपना हिस्सा दूसरे को दिया। यानी कि संविधान में संशोधन करके, संविधान में संशोधन का मतलब होता पूरे देश उसको देख रहा है, पूरे देश की इच्छा के अनुसार ही हमने अपना हिस्सा दिया। इसी तरह से 100वें नंबर का संशोधन करके हमने कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमने प्राप्त किया, क्योंकि बांग्लादेश की बाउंड्री जो है वो जिग जैग थी, तो घुसपैठ ज्यादा होता था, उस बाउंड्री को सीधा किया गया। इसके लिए 100वें नंबर का संशोधन 2015 में किया गया। तो अगर हमें अपना हिस्सा दूसरे देश को देना पड़ रहा है तो वो सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं है, पूरे देश से पूछ कर देना पड़ेगा। पूरे देश से पूछने का मतलब है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो भी विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, कुछ फैक्ट्स भी आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं कल, नागरिकता के आर्टिकल आपके शुरू हो जाएंगे, आर्टिकल नंबर 5 आपका रहेगा, तो वहां पर शुरू करेंगे। उससे पहले वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। इन सब कमेंट्स को और आपके लाइक को देख के थोड़ा सा और ज़्यादा जो है प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।